गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पेपर 9 के अंतर्गत यूनिट 2 के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड पर फोकस किया था। ऑब्जर्वेशन मेथड को समझने का प्रयास किया था। अवलोकन विधि क्या है, प्रेक्षण विधि क्या है, और उसी कड़ी में हम लोग आगे उसमें फिर हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन का अर्थ पढ़ा था हमने। उसके बाद अवलोकन विधि के प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन मेथड पर फोकस किए थे। अवलोकन या प्रेक्षण विधि के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने ख़त्म किया था टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हमने पढ़ा था कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का मेरिट डिमेरिट देखा था हमने। फिर हम पढ़ रहे थे पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। हमने जो ख़त्म किया था वो था हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी अवलोकन, और इसी पे हम लोग हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। तो हमारा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट अर्थात असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन जो है यह एक ऐसा अवलोकन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जो स्वाभाविक परिस्थिति में होती है। अर्थात पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्वाभाविक परिस्थिति में स्वाभाविक व्यवहार करते हैं और कोई व्यक्ति उनके व्यवहार का अवलोकन करके आंकड़ा एकत्र करता है। इस विधि में ऑब्जर्वर निष्क्रिय रहता है, अर्थात वह उस समूह के साथ जिसके व्यवहार का वह अवलोकन कर रहा है उसके साथ उसकी भागीदारी नहीं होती, वह उसमें हाथ नहीं बटाता, बल्कि बाहर से उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है यह स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचित होता है, अर्थात इसकी पूर्व योजना होती है। अवलोकनकर्ता जो है वह अवलोकन करने से पूर्व अवलोकन की एक योजना बना लेता है। वह इस बात पर विचार कर लेता है कि उसे किस समूह का अध्ययन करना है, किस व्यवहार का अवलोकन करना है, कितने समय तक अवलोकन करना है, किन व्यवहारों को लिखना है, किन व्यवहारों को नहीं लिखना है। इन सारी चीज़ों पर कि वह पूर्व योजना बना लेता है। साथ ही साथ इस प्रकार के अवलोकन में ऑब्जर्वर का परिचय छिपा नहीं रहता, अर्थात पार्टिसिपेंट्स को यह पता होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। और इस तरह नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में स्वाभाविक परिस्थिति में व्यवहार का अवलोकन कर लिया जाता है। लेकिन थोड़ा डिमेरिट है, देखेंगे आगे हम लोग आगे। लेकिन कुल मिलाकर नॉन पार्टिसिपेंट हमारा यही है। आइए आगे देखते हैं इसके बाद। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कुछ अनुसंधान ऐसे भी हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे, कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है उसके बारे में पार्टिसिपेंट्स को पता होता है। लेकिन कुछ अनुसंधान ऐसे हुए हैं जिसमें ऑब्जर्वर जो है वह वन वे ग्लास, एक तरफा ग्लास कांच के पीछे छिपा रहता है। अर्थात ऑब्जर्वर तो पार्टिसिपेंट्स को देख पाता है, परंतु पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर को नहीं देख पाते। ऐसे अनुसंधान हुए हैं। इसीलिए गुड एंड हैट ने इसे क्वासी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा है, अर्ध असहभागी प्रेक्षण कहा है, क्योंकि इस प्रकार के अवलोकन में कभी भी पूर्ण रूपेण असहभागिता नहीं होती। अर्थात जो ऑब्जर्वर होता है कभी भी वह पूर्ण रूपेण असहभागी नहीं होता, थोड़ी बहुत उसकी भागीदारी हो ही जाती है। यह हमारा हो गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आइए अब देखते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट्स को। देखते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को। इसका मेरिट, पहला गुण है, चूँकि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचित होता है, पूर्व योजना के अनुसार होता है, अतः इससे प्राप्त आंकड़े, इससे प्राप्त सूचनाएं ज़्यादा विश्वसनीय और वैध मानी जाती हैं और होती हैं, क्योंकि यह जो है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरा इसका मेरिट है कि चूँकि इसमें हम जो ऑब्जर्वर होता है पूर्व योजना के अनुसार अवलोकन करता है, अतः अवलोकन किए जाने वाले
व्यवहार के सभी पहलुओं का अवलोकन वह आसानी से कर लेता है, योजना के अनुसार कर लेता है। अतः इससे प्राप्त सूचनाएं व्यापक होती हैं और संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करती हैं। आइए अब इसका डिमेरिट देखते हैं। पहला डिमेरिट, चूँकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता होता है कि कोई उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, अतः ऐसी स्थिति में छात्र या वह सदस्य जो हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वे स्वाभाविक व्यवहार नहीं करते, बल्कि वे अस्वाभाविक और बनावटी व्यवहार करते हैं। अतः इससे प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। और इसका दूसरा दोष है कि चूँकि इसमें यह पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह यह पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं होता, तो ये इसके डिमेरिट्स हैं। बावजूद इसके पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है यह अवलोकन की दो प्रमुख प्रकार हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। आइए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रकार कैटेगरी सिस्टम ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग सिस्टम ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण व्यवस्था अवलोकन तथा रेटिंग व्यवस्था अवलोकन। आइए पहले देखते हैं वर्गीकरण व्यवस्था। इस प्रकार के अवलोकन में ऑब्जर्वर जो है वह अवलोकन करने से पूर्व ही अवलोकन किए जाने वाले व्यवहारों को या उसके विभिन्न पहलुओं को अलग अलग वर्गों में बांट लेता है। व्यवहार को, अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार को विभिन्न वर्गों में बांट लेता है और फिर अकॉर्डिंगली और उसी के अनुसार सूचनाओं को वह एकत्र करता है। उपयुक्त सूचनाओं को वर्गों के अनुसार वह लिखता जाता है, रिकॉर्ड करता जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो है वह अवलोकन करने से पूर्व इस बात का निर्धारण कर लेता है कि वर्गों का प्रकार क्या होगा, वर्गों की संख्या कितनी होगी और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की सीमा क्या होगी, वर्गों की सीमा क्या होगी, या जिस व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है उसकी उपयोगिता की सीमा क्या होगी। इन बातों पर विचार करके वह अवलोकन किए जाने वाले व्यवहार को विभिन्न वर्गों में बांटकर सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है। दूसरा हमारा हो गया, इसका एक उदाहरण देखते हैं पहले, तब दूसरे पे आएंगे। उदाहरण देखते हैं जैसा कि चलिए उदाहरण देखते हैं। आपको फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर्स नामक शिक्षा शास्त्री ने कक्ष में अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया था। उन्होंने और इसी कैटेगरी सिस्टम ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया था। उन्होंने अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाले अंतःक्रिया व्यवहार को वर्गीकृत कर लिया था, कैटेगराइज कर लिया था। 3 वर्गों में बांटा था पहले उन्होंने। पहला अध्यापक व्यवहार, दूसरा वर्ग छात्र व्यवहार और तीसरा था साइलेंस और कन्फ्यूज़न। इस तरह 3 वर्गों में बांट लिया गया। फिर पुनः उन्होंने अध्यापक व्यवहार को 5 वर्गों में बांटा था। उसके बाद 5 वर्गों में, छात्र व्यवहार को 4 वर्गों में और साइलेंस, कुल 10 वर्गों में उन्होंने बांटा था अंतःक्रिया को और उसका अवलोकन करके उसका अध्ययन किया था उन्होंने। अब आइए देखते हैं रेटिंग सिस्टम ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन किए जाने वाले व्यवहारों को एक कंटिन्यूअम पे, एक सातत्य पे सजा लेता है और उसको रेटिंग कर देता है कि वो सहमत है, पूर्ण सहमत है, असहमत है। इस तरह से वो रेटिंग करता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम छात्रों की पंक्चुअलिटी का अध्ययन कर रहे हैं कि छात्रों में समय निष्ठता है या नहीं। इसके लिए हमने एक रेटिंग तैयार कर लिया। अत्यधिक ऊंचा 3, साधारण 2, कम के लिए 1, बिल्कुल नहीं के लिए 0। तो अब क्या करेगा टीचर, वह छात्रों को अवलोकन करता है और जिनका जैसा व्यवहार वैसे के अनुसार वो रेटिंग कर देता है। जैसे हम लोग, आप देखिए, जाते हैं पेंटालून जानते हैं, बिग बाजार जाते हैं या कभी शोरूम में जाते हैं सर्विसिंग कराने के लिए। वहाँ पर हम रेटिंग करते हैं कि वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहा, उन्होंने आपको सहयोग किया या नहीं किया। तो हम वहाँ के कर्मचारियों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, घूमते हैं, वहाँ की पूरे व्यवस्था का, अरेंजमेंट का अवलोकन करते हैं और रेटिंग कर देते हैं। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन का तीसरा प्रकार हमारा हो गया, वो है हमारा कैटेगरी सिस्टम ऑब्जर्वेशन।
और रेटिंग सिस्टम ऑब्जर्वेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन अवलोकन विधि के गुण और दोष। आइए मेरिट पर आते हैं। अवलोकन विधि का पहला मेरिट है कि इस विधि का प्रयोग करके हम स्वाभाविक आंकड़ों को एकत्र करते हैं। इस विधि में हम वैसे पार्टिसिपेंट्स का स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। यह इसका पहला मेरिट है। दूसरा मेरिट, शिशुओं और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन अवलोकन विधि के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि शिशुओं के पास और पशुओं के पास ऐसी कोई भाषा नहीं जिसके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को, अपने संवेग को, अपनी ज़रूरतों को भी व्यक्त कर सकें। अतः वहाँ अवलोकन ही सब सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। एक माँ अपने बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करके समझ जाती है कि उसके बच्चे को भूख लगी है या कोई परेशानी है। उसके बाद इसका तीसरा मेरिट है कि चूँकि इस प्रकार इस विधि के काम में हम स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यवहार का अवलोकन करते हैं, अतः इससे प्राप्त आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय और वैध माने जाते हैं। इसका चौथा मेरिट है, चौथा गुण है कि जहां पार्टिसिपेंट्स किसी कारणवश शोध समस्या के बारे में उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होते, वहां पर ऑब्जर्वेशन मेथड उपयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे डर है कि अगर मैं कुछ बताऊंगा तो मेरे लोग हम पर शक करेंगे या हमको टॉर्चर किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि मेरे व्यवहार का अवलोकन करके अध्ययन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझसे अगर किसी ने पूछा कि भाई आपके प्राचार्य का व्यवहार कैसा है, अब मुझे डर है कि मैं अगर उनके बारे में कुछ बोल देता हूँ, उनको पता चलेगा, वे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। वैसी स्थिति में जो ऑब्जर्वर है वो मुझसे पूछेगा नहीं, बल्कि वो सीधे मेरे व्यवहार का अवलोकन करेगा। वो देखेगा कि मैं प्रिंसिपल के साथ कैसे मिलता हूँ, कैसे उनके साथ बात करता हूँ, कैसे उनके साथ समय बिताता हूँ, और पता कर लेगा कि मेरा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। तो वैसी स्थिति में ऑब्जर्वेशन मेथड उपयुक्त होता है। इसका मेरिट है यह। उसके बाद पांचवा, इसका अगला मेरिट है कि इस विधि का प्रयोग, इस अवलोकन विधि का प्रयोग हम वैसे समूहों के लिए भी कर सकते हैं जिनकी भाषा दूसरी होती है, अलग होती है। कहने का मतलब कि हम विदेशियों के व्यवहार का अध्ययन या फिर जनजातियों के व्यवहार का अध्ययन अवलोकन विधि से कर सकते हैं। अर्थात पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की भाषा नहीं जानते या ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट की भाषा को नहीं जानता, नहीं समझता, फिर भी वह अवलोकन करके उनके व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। और इसका अंतिम जो मेरिट है वह है कि इससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो जिंदगी की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ज़्यादा सार्थक होते हैं। आइए अब इसका हम डिमेरिट देखते हैं, इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। आइए इसका डिमेरिट दोष देखते हैं। पहला डिमेरिट कि इस विधि की सहायता से व्यवहार का अध्ययन करने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, चूँकि इसमें हम स्वाभाविक परिस्थिति में स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। अतः स्वाभाविक व्यवहार के उत्पन्न होने तक के लिए ऑब्जर्वर को इंतजार करना पड़ता है, अतः उससे बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, अतः इसमें समय बहुत लगता है। पहला डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट है इस प्रकार के या अवलोकन विधि का दूसरा डिमेरिट है कि इस विधि में हम सिर्फ बाह्य व्यवहारों का अवलोकन कर पाते हैं, आंतरिक व्यवहारों का अवलोकन नहीं कर पाते। जैसे किसी की फीलिंग्स को समझना, इमोशन को समझना, ये इस विधि से संभव नहीं है। इसके बाद तीसरा इसका दोष है कि कुछ बाह्य व्यवहार ऐसे होते हैं जिनका हम अवलोकन नहीं कर सकते। जैसे पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसका इस विधि से अध्ययन नहीं किया जा सकता। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि किसी की व्यक्तिगत पारिवारिक घटनाएं हैं, उनका अध्ययन भी हम अवलोकन विधि से नहीं कर सकते। इसका चौथा डिमेरिट है कि इस विधि में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, व्यक्ति निष्ठता पाई जाती है, आत्मनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पूर्व धारणा के अनुसार, अपने परसेप्शन के अनुसार सूचनाओं को एकत्र करता है। अतः परिणाम पर सब्जेक्टिविटी का प्रभाव दिख जाता है। और इसका अंतिम जो डिमेरिट है वह है कि इस विधि के द्वारा, चूँकि इस विधि में
अगर पार्टिसिपेंट को पता चल जाता है कि कोई उनके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो वैसी स्थिति में वे स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते और वैसे तब हम वे अस्वाभाविक या बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अतः हमारा जो परिणाम होता है वह प्रभावित हो जाता है। तो यह हो गया हमारा मेरिट और डिमेरिट। इस तरह हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड कंप्लीट हो गया, अवलोकन विधि समाप्त हो गई। अब हम ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग पर कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।